हेलो, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है। नेशनलिज्म का मतलब है हिंदी में राष्ट्रवाद। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि नेशनलिज्म का बर्थ कहाँ हुआ था। नेशनलिज्म का जो बर्थ है वो कहाँ पे हुआ था, वो यूरोप में हुआ था, वो इंडिया में पैदा बाद में हुआ था। जब हमारे पास यूरोप में हुआ तो वो सभी देशों में जो है वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया और ये हमारे पास इंडिया में जो है वो शुरू हो गया था आना इन द लेट 19th सेंचुरी और द अर्लीट 20th सेंचुरी में। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसका फर्स्ट सब चैप्टर जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। सब चैप्टर का नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1919 में हुई थी और इस 1919 वॉर में हमारे पास जो ब्रिटेन था वो इसका पार्ट था। बट इस वॉर को लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, मनी। और ये मनी जो है वो ब्रिटेन कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रही थी, अपनी कॉलोनीज़ से। और ये कॉलोनी में से इंडिया भी जो है वो उसका हिस्सा थी। मतलब इंडिया को जो है वो रूल कर रहा था कौन, ब्रिटेन। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था 1990 वॉर में। 1990 वॉर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो हो रहा था। अब किस किस जगह में ये इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा था, हम वो अभी देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चेंज हुई थी या इंडिया जिससे इफ़ेक्ट हो रहा था वो कौन सी सिचुएशन थी, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। ये कैसे हो रही थी, सिंस हम ब्रिटेन को जो है वो लड़ने के लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि वो उन पैसों को डिफेंस में खर्च करना चाहता था ताकि वो स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ा कर पाए। तो ये डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, किसका, ब्रिटेन का। पर इनको जो है वो किस तरह से ब्रिटेन जो है वो पैसे ले रहा था, वो था लोगों से, आम लोगों से ले रहा था। तो वो इनकम टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो बढ़ाई गई। कस्टम ड्यूटीज़ वो टैक्सेस होते हैं जब हम लोग कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं कंट्री पे, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कस्टम टैक्स बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। वॉर लोन जो है वो लगाए गए, तो इससे जो आम लोग थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। और उसके बाद हमारे पास जो इवन जो आर्मी का एक्सपेंडिचर इंडियन से लिया जा रहा था और जो आर्मी में भर्ती करे जा रहे थे लोग वो भी इंडियंस ही थे। और इसी रिक्रूटमेंट को जो है वो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट है, क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थे और उनको फोर्स किया जाता था कि आप जो है वो आर्मी एरिया ज्वाइन करो। इससे दो चीज़ें जो है वो पता चलती हैं। सबसे पहले कि लोगों से पैसे लिए जा रहे थे और दूसरा कि आर्मी में भर्ती भी लोग कर रहे थे। तो जिस वजह से हमारे पास गरीब कौन हो रहे थे, लोग गरीब हो रहे थे और वो पेरिश कर रहे थे। इससे हमारे पास फेमाइंस बढ़ रहे थे, शॉर्टेजेस हो रही थी फूड की, और फेमाइन हो रहा था, शॉर्टेजेस हो रही थी फूड की, और जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा पेरिश कर रहे थे। अब इस सिचुएशन में जब हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, तो इस टाइम पे हमारे पास एक हीरो की एंट्री होती है जो कि थे महात्मा गांधी, जिनको फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है। तो इनकी जो है वो एंट्री होती है और ये रिटर्न किए थे इंडिया में 1915। कहाँ से आए थे, ये साउथ अफ्रीका से आए थे और ये लॉ की पढ़ाई करके वहाँ पे कुछ अपने लॉ के बिज़नेस से जो है वो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ से ये वापस आए थे और वहाँ पे उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक नया मेथड जो है वो डिस्कवर किया। इस मेथड का नाम क्या था, दैट इज़ सत्याग्रह। और सत्याग्रह जो है वो दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था, एक तो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो दो प्रिंसिपल्स इसके थे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। और यही वो बोलते थे कि हमें इंडिया में भी इसी ट्रुथ और नॉन वायलेंस को लेके चलना है और यही जो है वो हमें यूनाइट कर सकता है इंडिया। जब महात्मा गांधी वापस आए तो उन्होंने यही सत्याग्रह जो है वो इंडियन सोसाइटी में भी इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने बड़ी सारी जगहों पे ये सत्याग्रह को यूज़ किया, जैसे चंपारण इन बिहार में किया जहाँ पे पीजेंट्स की लड़ाई उन्होंने लड़ी। देन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में उन्होंने लड़ा एंड और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में भी उन्होंने ये जो अपनी लड़ाई लड़ी। देन उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट जो है वो क्या है, राउलेट एक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रपोज़ किया था, एक एक्ट
जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने अपना एक नेशन वाइड सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किया गया था। अब ये राउलेट एक्ट था क्या? ये राउलेट एक्ट जो है वो ये बोलता था कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो हैं वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती हैं विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। और इससे जो है वो जितने भी हमारे पास पॉलिटिकल लीडर्स डिटेन हो रहे थे या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उनको जो है वो सप्रेस करने के लिए या उनकी जो फ्रीडम है टू वॉइस देयर ओपिनियन जो है उसको रोकने के लिए ये एक्ट जो है वो पास किया गया। और इसको अपोज कौन कर रहे थे? गांधी जी। तो उन्होंने बोला कि हम सत्याग्रह जो है वो लॉन्च करेंगे इस ड्रैकोनियन लॉ के अगेंस्ट। जब गांधी जी ने इसके अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च करने की सोची, तब हमारे पास ब्रिटिशर्स को जो है वो पता चल गया था कि अब एक प्रोटेस्ट जो है वो होने लगा है। तो इसी से अलार्म होके उन्होंने क्या करना शुरू किया, जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से ही रोक दिया गया और अमृतसर में हमारे पास जो पीसफुल लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास जनरल डायर जो थे उन्होंने कमांड ले ली थी। तो अब क्या हुआ था इसी इंसिडेंट को, अब यहाँ पे नेक्स्ट इंसिडेंट जो आता है दैट इज़ द फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो कि अमृतसर में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि लोग एक पार्क में जो है वो इकट्ठा हुए थे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। बैसाखी का फेस्टिवल था, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। और उनको ये नहीं पता था कि जनरल डायर ने मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए जनरल डायर ने उस पार्क के अंदर गए और उन्होंने उस पार्क गेट्स लॉक कर दिए और ओपन फायर जो है वो शुरू कर दिया लोगों के ऊपर, जिस वजह से बड़े सारे लोग जो है वो मर गए थे और मास किलिंग्स जो है वो बेसिकली हुई थी। और जो पूरी कंट्री में जब ये न्यूज़ फैली जलियांवाला बाग मैसेकर की, तो हमारे पास जो पूरी कंट्री में है स्ट्राइक्स क्लैशेस जो है वो होने शुरू हो गए विद द गवर्नमेंट लोगों के साथ। और हमारे पास जो ये वॉयलेंस है जब स्प्रेड होना शुरू हो गई, तो हमारे पास महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट थी उसको कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में। अब जो ये सत्याग्रह मूवमेंट थी ये मोस्टली लिमिटेड थी टू द सिटीज़ और टाउन्स को, सिर्फ लिमिटेड थी। अब गांधी जी ने बोला कि हमें एक नेशन वाइड मूवमेंट या ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट जो है वो लॉन्च करने की ज़रूरत है। बट उन्होंने बोला कि इससे पहले हमें जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स हैं उनकी आपस में मित्रता या फिर उन दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे करने हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी इन द खिलाफत इशू। अब खिलाफत इशू था क्या कि जब हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो जो ओटोमन एम्पायर था उसका जो हेड था, या जिसको हम स्पिरिचुअल हेड भी बोलते हैं ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, उसके ऊपर उसकी जो जितनी भी टेरिटरीज़ थी वो ले ली गई थी बाय द विनिंग कंट्रीज़। तो यहाँ पे अब क्योंकि वो स्पिरिचुअल हेड था ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा लीन कर रहे थे टू सपोर्ट द ओटोमन एम्परर, और ताकि उसकी टेरिटरीज जो हैं वो उसको वापस मिल जाए। तो इसीलिए हमारे पास एक खिलाफत कमेटी जो है वो फॉर्म की गई थी इन बॉम्बे 1919। और हमारे पास मुस्लिम लीडर्स जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली, उन्होंने जो है वो महात्मा गांधी के साथ कोऑपरेट करने की सोची और बोला कि हम एक यूनाइटेड मास एक्शन जो है वो लॉन्च करेंगे। और गांधी जी पहले ही चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो पास आ जाएं, तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि मुस्लिम्स और हमारे पास हिंदू जो है वो सभी इकट्ठे आए एक नेशनल मूवमेंट के तहत। और जब खुद गांधी जी मान गए थे और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को टैप करने की सोची, तो हमारे पास कलकत्ता सेशन में उन्होंने सभी कांग्रेस जो लीडर्स थे उनको मना लिया था और कन्विंस कर लिया था कि हम लोग एक खिलाफत मूवमेंट शुरू करेंगे और एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे, ताकि हम लोग खिलाफत और स्वराज दोनों को जो है वो अटेन कर सके और हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी जो है वो बनी रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आता है वो है वाई नॉन कॉपरेशन क्यों चूज़ किया गया। सो बेसिकली ये बोलते हैं कि जो महात्मा गांधी की एक बुक लिखी थी दैट इज़ हिंद स्वराज। इस बुक का नाम क्या है? हिंद स्वराज जो है वो एक बुक लिखी गई थी महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने इस बुक में ये बोला था कि जो हमारे पास ब्रिटिशर्स हैं वो बेसिकली रूल कर पाए इंडिया में,
क्योंकि इंडियंस ने, कुछ ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया था। सो बेसिकली ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस, और इंडियंस की वजह से ही वो जो है वो सब इंडियन की कोऑपरेशन की वजह से जो है वो सरवाइव कर पाया है यहाँ तक। तो वो बोलते थे कि हमें इसी कोऑपरेशन को जो है वो हमें यहाँ पे इसको फिनिश करना है, ताकि हम लोग जो है वो अपना स्वराज अटेन कर सकें। अब यहाँ पे नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था? नॉन कॉपरेशन का मतलब है बॉयकॉट करना। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी डील में घुसने से रिफ्यूज़ कर देते हो, या किसी चीज़ को आप रिफ्यूज़ कर देते हो, उसको हम बोलते हैं बॉयकॉट। तो इन्होंने बोला कि बॉयकॉट करो, जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, आर्मी है, पुलिस है, कोर्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जितने भी हमारे पास टाइटल्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको जो है वो आप सरेंडर कर दो। जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उनको लेना बंद कर दो, उनको ख़रीदना बंद कर दो। और यहाँ पे जब ऐसा होगा तब हमारे पास एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है दैट उसको लॉन्च किया जाएगा। महात्मा गांधी ने 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे इंडिया में टूर किया, और इस मूवमेंट के लिए एक पॉपुलर सपोर्ट जो है वो अमंग द मासेस गेन करने की। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम था दैट इज़ बॉयकॉट ऑफ द काउंसिल इलेक्शंस। यहाँ पे एक जो है वो बहुत कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो गई थी, क्योंकि हमारे पास जो कुछ कांग्रेस के मेंबर्स थे वो नहीं चाहते थे कि हम लोग काउंसिल में पार्टिसिपेट ना कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पे, और वो चाहते थे कि हम लोग जो हैं वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। तो एक इंटेंस टसल जो है विद इन द कांग्रेस शुरू हो गई, और बेसिकली इसको जो है वो कोई मीटिंग पॉइंट नहीं हो रहा था बिटवीन द सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। और इसीलिए हमारे पास एक फाइनली कांग्रेस सेशन होती है नागपुर 1920 में, और जहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो निकाला गया, और हमारे पास फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो अडॉप्ट की गई। सो किस तरह से ये मूवमेंट अनहोल्ड हुई, किसने अनफोल्ड हुई, किसने किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ द नॉन कोऑपरेशन। सो ये क्वेश्चंस हैं जो इसके आगे हमें जो है वो आंसर करने हैं, और ये तभी हम आंसर कर पाएंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखेंगे। और ये चैप्टर जो है वो हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखिए अब इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।